नमस्कार। श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया, आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से मैं सुमन गोठड़िया आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने अलंकार का टॉपिक पूरा किया था। इस क्लास में हम कक्षा 12 में 2 नंबर का जो टॉपिक है शब्द शक्ति, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द शक्ति। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो आइए पता करते हैं कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द शक्ति का मतलब है शब्द की शक्ति। इसकी परिभाषा जान लेते हैं हम। किसी शब्द के अंतर्गत छिपे हुए कुछ मूल अर्थ को प्रकट करने की शक्तियां ही शब्द शक्ति कहलाती है। यानी किसी भी शब्द के अंदर जो मूल अर्थ छुपा हुआ होता है, उस मूल अर्थ को जो शक्ति प्रकट करती है, उस शक्ति को क्या कहते हैं हम? शब्द शक्ति कहते हैं। अब है शब्द। तो शब्द के कितने प्रकार हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के हैं। यानी शब्द के भी प्रकार हैं। शब्द 3 प्रकार के हैं अर्थ की दृष्टि से। पहला है वाचक शब्द, दूसरा है लक्षक शब्द और तीसरा है व्यंजक शब्द। इन्हीं 3 आधारों पर शब्द शक्ति के भी 3 भेद किए गए हैं। वाचक शब्द के आधार पर अभिधा शब्द शक्ति भेद बताया गया है। लक्षक जो शब्द है उसके आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति बताई गई है और व्यंजक जो शब्द है उनके आधार पर व्यंजना शब्द शक्ति बताया गया है। अभिधा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसको अभिधेयार्थ कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं और व्यंजना शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसको व्यंग्यार्थ कहते हैं। ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। यानी सबसे पहले शब्द के प्रकार के बारे में बताया गया है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। फिर इन्हीं 3 आधारों पर, शब्द के आधारों पर 3 शब्द शक्तियां बताई गई है। वाचक के आधार पर अभिधा, लक्षक के आधार पर लक्षणा और व्यंजक के आधार पर व्यंजना। अब हम सबसे पहली जो शब्द शक्ति है वो पढ़ते हैं, अभिधा शब्द शक्ति। तो वाचक अर्थ को सीधा प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी वाचक यानी बोलने वाला। तो बोलने वाले का जो बात का जो अर्थ है वो अगर सीधा प्रकट हो रहा है, मतलब वहां पर अभिधा शब्द शक्ति है। वाच्य यानी बोलना। तो बोला हुआ जो वाक्य है उस वाक्य का अगर सीधा अर्थ निकल रहा है, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। अर्थात वाचक अर्थ जो सीधा एक बार में ही बिना बाधा के समझ आ जाए, वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें संकेतार्थ, लोक प्रसिद्ध अर्थ आदि निकलते हैं। ऐसे मूल शब्द जिनका अर्थ पाठक या श्रोता को पहले से ही मालूम होता है, वो क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति। यानी जो अर्थ हमें पहले से पता होता है या जिनका सीधा साधारण अर्थ निकलता है, वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। तो यहाँ हम उदाहरण देखते हैं अभिधा के। जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अब इसमें हमें सीधा साधारण स्पष्ट अर्थ दिखाई दे रहा है और जो हमें पता भी है पहले से कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। सिंपल वाक्य है एकदम। हमारे 4 वेद हैं, एकदम साधारण सी बात है। तो इस तरह के जो सीधे सिंपल वाक्य होंगे उनमें क्या होगा? अभिधा शब्द शक्ति होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिधा में किसी शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी इसके बारे में हम, इन वाक्यों के बारे में हम कुछ और नहीं सोच सकते हैं। ये वाक्य पढ़ते ही इनका जो अर्थ है वो सामने इनके ऊपर मतलब वो ही अर्थ होता है। कोई अलग अर्थ हम नहीं निकाल सकते हैं। कोई अलग एक शब्द का या अन्य शब्दों का अलग अर्थ हम नहीं निकाल सकते हैं। यानी जो बोला जा रहा है सीधा सिंपल वही अर्थ उनका निकलता है। कोई अन्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता है। दूसरी जो शब्द शक्ति है वो है लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द या वाक्यांश का मुख्य अर्थ प्रकट न हो और शब्द के लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी इसमें साफ बताया गया है
कि किसी भी शब्द या वाक्य का मुख्य अर्थ प्रकट नहीं होता है। अभिधा में क्या होता है? मुख्य अर्थ प्रकट होता है, लेकिन लक्षणा में मुख्य अर्थ प्रकट नहीं होता है, मुख्य अर्थ में बाधा होती है और लक्षणों के आधार पर हम अर्थ को ग्रहण करते हैं, इसलिए वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसमें दो मुख्य बातें बताई गई है। एक तो मुख्य अर्थ का बाधित होना, यानी मुख्य अर्थ साफ स्पष्ट हमें नहीं दिखाई देगा उसमें, और दूसरा है आरोपित अर्थ को ग्रहण करना, यानी वो लक्षणों के आधार पर जो बताया जाता है उसमें वो लक्षणों का आरोप किया जाता है, उन लक्षणों के आधार पर उसके अर्थ को हमें ग्रहण करना होता है। तो मुख्य अर्थ बाधित होगा और आरोपित जो अर्थ उस पर लगाया गया है उसको हमें ग्रहण करना है लक्षणों के आधार पर। जैसे सीता तो गाय है, अब इसमें सीता संज्ञा है, लेकिन इसके साथ जो गाय एक पशु है, सीता एक मनुष्य है, तो गाय क्या है? सीता गाय तो नहीं हो सकती, यानी पशु तो नहीं हो सकती, तो उसमें क्या है? इसमें आरोप लगाया गया है, किसका? गाय के लक्षणों का। तो ये अर्थ हमें इससे निकालना है कि सीता गाय नहीं है, बल्कि सीता में गाय जैसे लक्षण है। तो ये यहाँ क्लियर हो गया। मुख्य अर्थ में पहले तो बाधा आ रही है कि सीता गाय कैसे हो सकती है, फिर इसका आरोपित अर्थ जो है वो हम ग्रहण करते हैं, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति क्लियर हो जाती है। लक्षणा शब्द शक्ति के भी भेद हैं। पहली है रूढ़ा लक्षणा या रूढ़ी लक्षणा और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा। तो हम पहली पढ़ते हैं रूढ़ी लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा में क्या होता है? जब आरोपित अर्थ या लक्षित अर्थ रूढ़ियों अथवा परंपराओं के अनुसार ग्रहण किया जाए, वहां रूढ़ी लक्षणा होती है। इन रूढ़ी लक्षणा का सीधा सिंपल सा जो है वो एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, जैसे राजस्थान वीर है। अब यहाँ पर राजस्थान क्या है? वीर राजस्थान नहीं है, बल्कि राजस्थान वीरों की भूमि है। यहाँ पर वीर प्रकट हुए हैं, बहुत सारे वीरों ने यहाँ पर युद्ध किया है, तो वीरों की भूमि है, इसलिए राजस्थान क्या हो गया? राजस्थान की परंपरा हो गई, राजस्थान की परंपरा से ये जुड़ गया है वीरता शब्द जो है, इसलिए राजस्थान को ही वीर बता दिया। जबकि वीर कौन है? राजस्थान के लोग वीर हैं। तो इस तरह से जो परंपरा या रूढ़ियों से जो चीज चलती आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो है वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं। जैसे तुम तो बड़े हरिश्चंद्र हो। अब यहाँ हरिश्चंद्र जो है वो सत्य का प्रतीक माना गया। एक तरह से हमारी परंपरा में हरिश्चंद्र का मतलब है सत्य, तो परंपरा युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है कि तुम तो बड़े हरिश्चंद्र हो। इस तरह से रूढ़िवादी शब्दों का या परंपराओं से जो चली आ रहे शब्द हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, या ऐसे वाक्य जो हैं इस तरह के प्रयोग किए जाएंगे जिनमें अपनी परंपराएं झलकती हो। तो रूढ़ि या परंपराओं के अनुसार अगर अर्थ निकल रहा है तो वहां पर रूढ़ि लक्षणा मानी जाएगी। हमारी दूसरी जो लक्षणा का भेद है वो है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। एक तरह से जिन वाक्यों में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर किसी प्रयोजन की पूर्ति हेतु लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए, वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। यानी किन्हीं भी जिन वाक्यों जो वाक्य होंगे उनमें मुख्य अर्थ तो बाधित होगा ही, लेकिन किसी प्रयोजन की पूर्ति के कारण उस अर्थ को बाधित किया जाता है और लक्षण जो है वो प्रकट किए जाते हैं, इसलिए वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे लड़का शेर है। अब यहाँ पर लड़का जो है वो एक तरह से व्यक्ति कह सकते हैं हम, मनुष्य है, और शेर जो है वो एक तरह से जानवर है। तो लड़का वैसे शेर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है? उसमें शेर जैसे लक्षण है। तो यहाँ पर क्या होगा? मुख्य अर्थ बाधित होगा, लेकिन प्रयोजन की पूर्ति हेतु लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। यानी इसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? लड़के को शेर जैसा बहादुर बताया गया है, इसलिए यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। तीसरी जो हमारी शब्द शक्ति है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। ये हमारे इसका जो अर्थ निकलता है वो व्यंग्यार्थ निकलता है। व्यंजना शब्द शक्ति में जहाँ एक से अधिक अर्थ प्रकट हो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी इसका अर्थ जो है ना तो अभिधा की तरह निकलेगा, ना ही लक्षणा के रूप में निकलेगा, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे 4 बज गए,
अब 4 बजने के अर्थ में जो सुनने वाला जो श्रोता है वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसका अर्थ निकालेगा। कोई समझेगा शाम के 4 बज गए हैं तो मेरा पूजा पाठ का टाइम हो गया, कोई समझेगा कि मेरा दूध लाने का टाइम हो गया, कोई सोचेगा मेरा पढ़ाई का टाइम हो गया। इस तरह से सुनने वाला जो है अपने हिसाब से अर्थ लगाएगा। तो ना तो इसमें अभिधा है और ना ही लक्षणा है। सुनने वाले श्रोता के भाव के आधार पर अर्थ निकलता है, इसलिए यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति यानी अलग ही अर्थ जो है वो निकलता है इसका। जैसे इस प्रकार एक बात स्पष्ट होती है कि शब्द शक्ति वाले वाक्यों या शब्दों का अर्थ पाठक अथवा श्रोता भावानुसार ही ग्रहण करते हैं। यानी पाठक होगा या जो श्रोता होगा वो अपने भावों के अकॉर्डिंग उस वाक्य का अर्थ लगाएगा। ध्यान देने योग्य बात है अब इसमें एक कि अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध केवल शब्दों से होता है। ये बात आप ध्यान रखना कि अभिधा और लक्षणा में क्या होता है, सिर्फ शब्दों का महत्व होता है, परंतु व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध शब्द एवं अर्थ दोनों से रहता है। अभिधा में भी शब्दों के आधार पर निकलता है, लक्षणा में भी शब्द के आधार पर इसका अर्थ प्रकट होता है, लेकिन व्यंजना में क्या होगा, शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर ये चलती है। अब व्यंजना शब्द शक्ति जो है वो 2 प्रकार की है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना इसके अर्थ से ही स्पष्ट है कि शब्द पर आधारित होगी। जहाँ शब्दों में व्यंग्यार्थ छुपा रहता है और उसी शब्द का कोई अन्य समानार्थी पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त करने पर वह व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। यानी व्यंग्य अर्थ जो है वो मूल रूप से छुपा होता है, लेकिन वो जो शब्द होते हैं उन शब्दों के आधार पर ही उसका व्यंग्यार्थ निकलता है। अगर उन शब्दों की जगह हम दूसरे उनके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द प्रयोग कर लेंगे तो उनका व्यंग्यार्थ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उनका जो शब्द पर ही आधारित होता है। यानी वो शब्द अगर हम वहाँ प्रयोग करेंगे तो ही उस वाक्य का या उस पंक्ति का अर्थ जो है वो चमत्कार युक्त निकलता है। अगर वहाँ पर हम उन शब्दों की जगह दूसरे शब्द रख देंगे तो उसका वो चमत्कार जो होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे हम एक उदाहरण देकर समझते हैं, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के तीर। यहाँ पर वृष भानुजा और हलदर ये 2 शब्द हैं। उपरोक्त उदाहरण में वृष भानुजा के 2 अर्थ प्रकट हुए। एक तो वृष भानुजा अर्थात राजा वृष भानु की पुत्री राधा, और वृषभ अनुजा अर्थात बैल की बहन गाय। तो यहाँ वृष भानुजा के 2 अर्थ प्रकट हो रहे हैं, राधा और गाय। और हलदर जो है उसके भी 2 अर्थ निकल रहे हैं, एक हलदर अर्थात हल धारण करने वाला यानी किसान, और एक हलदर श्री कृष्ण के भाई बलराम। यानी यहाँ पर इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, तभी इस वाक्य का, इस दोहे का, या कह सकते हैं कि इसका अर्थ जो है वो चमत्कार पूर्ण बना है। अगर यहाँ से हम वृष भानुजा की जगह वृष भानु सुता लिख देंगे और हलधर के स्थान पर बलराम का प्रयोग करेंगे तो ये जो शब्दों में व्यंजना शब्द शक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी। या इसका जो एक तरह से हम सेंस निकाल के ये कह सकते हैं कि इसमें श्लेष अलंकार जहाँ भी होगा वहाँ शब्द शाब्दी व्यंजना होगी, ये आप समझ सकते हैं। यानी जिन शब्दों के 2 अर्थ निकल रहे हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार है, ठीक है। यानी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलना श्लेष अलंकार में आता है। तो श्लेष अलंकार का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होगी। यानी इन शब्दों के आधार पर ही तो इसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अगर इन शब्दों को हम यहाँ से हटा करके इनके दूसरे पर्यायवाची रख देंगे तो इन शब्दों का चमत्कार यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसलिए ये क्या है, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। दूसरी है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना में क्या होगा, जहाँ व्यंग्यार्थ शब्दों में न होकर शब्दों के अर्थ में निहित होता है। यानी शाब्दी व्यंजना में तो शब्द में अर्थ होता है निहित, और यहाँ पर शब्द में नहीं होकर के अर्थ में चमत्कार होता है, वहाँ आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसमें शब्दों में समानार्थी प्रयुक्त करने पर भी चमत्कार व्यंग्यार्थ समाप्त नहीं होता है। यानी इसमें अगर हम दूसरे शब्द रख देंगे, पर्यायवाची शब्द रख देंगे, किसी भी शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रख देंगे तो भी उसका अर्थ जो है वो परिवर्तित नहीं होगा, और अर्थ परिवर्तित नहीं होगा तो वहाँ पर आर्थी व्यंजना होगी। जैसे जब जब मैं जाऊं री सखी व यमुना के तीर, भरी भरी
यमुना उमड़ पड़ती है इन नैनन के तीर। यानी इस उदाहरण में सखी, यमुना और नैनन, इनके स्थान पर हम इनके पर्यायवाची शब्द भी प्रयोग करेंगे तो भी इसका जो अर्थ निकल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थ वही निकलेगा इसके पर्यायवाची रखने पर भी। लेकिन यहाँ क्या होगा, शाब्दी में इन शब्दों की जगह अगर हम इनके पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो इसके अर्थ पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, और वो जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ खत्म हो जाएगा, यानी वो चमत्कार खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इनके पर्यायवाची रख भी देते हैं फिर भी क्या होता है, इसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से ये आर्थी व्यंजना कहलाएगी, क्योंकि अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शब्द के आधार पर नहीं बल्कि अर्थ के आधार पर व्यंग्यार्थ निकलता है। तो यहाँ पर ये हमारे शब्द शक्ति जो है वो पूर्ण होती है।